तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो है घर्षण कोण अर्थात एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके बारे में सबसे पहले हम डिफिनीशन की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर घर्षण कोण जो है वो क्या है। उसके बाद हम फिर इसका गणितीय रूप लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिफिनीशन है उसमें कह रहा है कि घर्षण कोण जो होता है अभिलंब प्रतिक्रिया R और चरम घर्षण बल F के परिणामी यस तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R के बीच बने कोण को घर्षण कोण कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले इसके लिए हम ये वाला जो चित्र है इस चित्र को ध्यान से समझेंगे और जो भी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं उसको फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस चित्र में सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो हो गया हमारा एक समतल है, हम आपको मार्कर की सहायता से दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक ये जो सतह है यह एक खुरदुरी सतह है, तो इसको अगर हम नोट करना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारी हो गई खुरदरी या रुक्ष सतह। जो आप लिखना चाहें खुरदरी या रुक्ष सतह ये हो गई। और इस सतह के ऊपर हम एक लकड़ी का ब्लॉक, यहाँ पे ये वाला जो वाइट कलर से दिख रहा होगा आपको, ये हमने एक ब्लॉक को रखा है और इसके जो गुरुत्व केंद्र है यहाँ पे G, इस गुरुत्व केंद्र से एक बल लगा करके P प्रयास बल हम इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं आपके हाथ के दाहिनी ओर। और बाईं तरफ आपको जो ये खुरदरी सतह है और ये जो लकड़ी का ब्लॉक है इसके बीच में हमको एक घर्षण बल प्राप्त होगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था घर्षण के नियम के अंतर्गत कि जो बल है वो विपरीत लग रहे जो बल है उसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ पे विपरीत दिशा में ये जो घर्षण बल है वो काम करेगा। इसको हमने F से डिनोट किया हुआ है। गति की जो दिशा है, क्योंकि जिस दिशा में हम बल लगा करके खींच रहे हैं वही गति की दिशा होगी। अब यहाँ पे जितना भी ये लकड़ी का ब्लॉक जो है, जो पिंड हम कह सकते हैं उसको, उसका भार होगा। तो जो उसका गुरुत्व केंद्र होगा उसके गुरुत्व केंद्र से नीचे की तरफ उसका जो भार है उसको हमने यहाँ पे W से डिनोट किया है और वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो जो W भार नीचे की तरफ लग रहा होगा तो उसी के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा। तो वो इस W के बराबर और विपरीत दिशा में ये ऊपर की तरफ R जो है वो क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया एक कार्य कर रही है। तो इतना चीज़ों को समझने के बाद अब हम देखेंगे कि जो घर्षण कोण है वो कहाँ पे कार्य करेगा। तो ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया है वो क्या हो गई, ये पिंड के भार के बराबर और विपरीत दिशा में ये, तो अभिलंब प्रतिक्रिया R और चरम घर्षण बल, ये जो हमारा घर्षण बल है ये, तो इन दोनों बलों के परिणामी, तो ये बल और ये बल जो है इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा उसको हम मान करके चलेंगे कि कुछ यहाँ पे लग रहा है। तो ये परिणामी इसको हम यस से डिनोट करेंगे। तो ये परिणामी यस और अभिलंब प्रतिक्रिया ये है हमारी, इन दोनों के बीच यहाँ पर जो ये कोण बनेगा ये कोण हमारा क्या होगा, ये होगा घर्षण कोण। तो इसको हम जब गणितीय रूप में लिखेंगे तो इसको फिर से हम आपको दर्शाएंगे अभी। तो देखिए ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो इसका जो परिणामी है इसको हम यस से डिनोट करेंगे, इन दोनों बलों का परिणामी यहाँ पे, और इनके बीच में ये जो कोण बनेगा ये कोण हमारा हो गया। इसको हम डिनोट करेंगे डिनोटेड बाई फाई से। तो ये हमारा घर्षण कोण हो गया फाई से डिनोट। अब हम इसको जब गणितीय रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे देखिए ये वाला जो है बलों का हम बलों का नियम हमने जो पढ़ा था फोर्स का स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, स्थानांतरणशीलता के सिद्धांत के अनुसार हम बल को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। तो यहाँ पे उसी नियम का प्रयोग करेंगे और बलों को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखेंगे, फिर हम उसका गणितीय रूप लिखेंगे। तो ये वाला जो बल है हमारा चरम घर्षण बल, सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये बल हो गया, ये हमारा बल F है, इसको नीचे ही लिखते हैं हम।
ये हमारा बल हो गया F। अब उसके बाद ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है इसको हम कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, ये बल हमारा हो गया R अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ठीक है। और जो परिणामी बल है वो है हमारा S, तो इसको हम एक दूसरे कलर से रखते हैं, मान लीजिए हरा। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, ये सीधी लाइन है और यहाँ पे इसको हम यस से डिनोट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और जो कोण है वो कोण क्या है कि ये जो परिणामी है, मार्कर की सहायता से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो परिणामी है ये, और ये वाला जो बल है अभिलंब प्रतिक्रिया, इनके बीच जो यहाँ पे कोण बनेगा वही कोण हमारा होगा घर्षण कोण। तो यहाँ पे जो कोण है हमारा वो कोण क्या होगा, यहाँ पे आकर के बनेगा अल्फा, ठीक है। तो ये हमको एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है चूंकि ये अभिलंब है। तो अब हमको ये एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है, तो समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे हम त्रिकोणमिति का जो नियम है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि आप त्रिकोणमिति में एक जो नियम है यल ए यल के ए लाल बटा कक्का वाला, इसमें हम लंब और आधार को यूज करेंगे। तो अभी बाद की बात है, अभी थोड़ा सा हम और एक दो चीज़ है उसको नोट करेंगे। यहाँ पर देखिए विचाराधीन कोण जो हमारा है वो है फाई, तो इसके सामने की भुजा जो ये हो गई ये हमारी लंब हो गई, ये लंब हो गया, ये हमारा होगा आधार और ये हमारा हो गया कर्ण। तो हमें इससे अभी नहीं मतलब है, लंब और आधार से मतलब है। तो हम यहाँ पे चूंकि ये साइन थीटा कॉस थीटा ये टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे हम चूंकि कोण फाई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन फाई बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब को हम लिख सकते हैं यफ, बटा में आधार को हम लिख सकते हैं आर। और यफ जो है वो यफ क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यफ जो है चरम घर्षण बल, तो यफ को हम लिखेंगे चरम घर्षण बल, चरम घर्षण बल। और जो हमारा आर है वो है अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे हमारे पास जो मिल करके मिलेगा हम वो मिलेगा कि tan फाई बराबर एफ बाई आर, ठीक है, ये मिला। लेकिन हमको केवल फाई से मतलब है, तो फाई को हम अकेले करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स एफ बाई आर। तो हमको जो घर्षण कोण का जो मान है वो इतना मिलेगा, ठीक है। अब चूंकि ये हम इसको गणितीय रूप में लिखेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना होता है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan इनवर्स एफ बटा में आर, अर्थात चरम घर्षण बल बटा में अभिलंब प्रतिक्रिया होता है। अब इसी से संबंधित है घर्षण गुणांक, इसको देखते हैं, ये भी बिल्कुल इसी से संबंधित है। तो यहाँ पे भी ये वाला जो चित्र है इसी चित्र की हमें ज़रूरत होगी, तो इस चित्र को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो घर्षण गुणांक क्या कह रहा है यहाँ पे, डेफिनेशन की सहायता से समझने की सबसे पहले कोशिश करेंगे कि चरम घर्षण बल अर्थात एफ और अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुपात को कहते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि घर्षण गुणांक बराबर चरम घर्षण बल एफ बटा में अभिलंब प्रतिक्रिया आर, ठीक है। तो अब हम जब यहाँ पे इसको लिखना चाहें सांकेतिक रूप में तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि एफ बाई आर, ठीक है। अब चूंकि हमने जो यहाँ पे पिछले वाले में जब हम घर्षण कोण को निकाल रहे थे तो वहाँ पे tan फाई बराबर हमने लिखा था कि एफ बाई आर, तो हम यहाँ पे उसका यूज करेंगे कि जो एफ बाई आर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे हम दूसरा पेन यूज करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि tan फाई बराबर एफ बाई आर। अब जो यहाँ पे घर्षण गुणांक है हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेंगे ऊपर ही कि डिनोटेड बाई
म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे म्यू बराबर एफ बाई आर होगा, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे जानते हैं कि tan फाई बराबर एफ बाई आर होगा, तो इसको हम जब एक साथ लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे कि tan फाई इक्वल टू एफ बाई आर इक्वल टू म्यू। तो हम जब इसको मान लेते हैं अभी नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं म्यू इंटू आर। ये हमारा कार्य करेगा। जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो वहाँ पे इस वाले चित्र में आप देखिए कि जब जो ये चरम घर्षण बल यहाँ पे जब कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे ये वाला जो घर्षण बल है F, इसका मान जो है वो कितना होगा, म्यू आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि चरम घर्षण बल F बराबर यहाँ पे क्या होगा, म्यू आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ निकल करके आएगी। अगर हम इसको इस तरीके से अगर हिंदी में लिखना चाहें या कहना चाहें तो ये जो tan है, tan फाई है, इसको हम लिख सकते हैं कि टेंजेंट घर्षण कोण का जो टेंजेंट है, इसको रफ कर लेते हैं। हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि घर्षण कोण का टेंजेंट किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है म्यू के, अर्थात घर्षण गुणांक के बराबर होता है। ये हमारा एक हिंदी में अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हमने दो टॉपिक देखा अभी, घर्षण गुणांक और घर्षण कोण। अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि विश्राम कोण क्या है। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है कि कोई पिंड खुरदरे या रुक्ष नत समतल पर रखा हुआ है। नत समतल का मतलब है कि झुके हुए तल पर, और अपने भार और समतल की प्रतिक्रिया के कारण फिसलने ही वाला है। तो इस अवस्था में समतल का झुकाव घर्षण कोण के बराबर होता है, जिसे विश्राम कोण कहते हैं। तो इसे हम चित्र की सहायता से समझेंगे और फिर इसे गणितीय रूप में भी देखने की कोशिश करेंगे कि समतल का जो झुकाव है और जो घर्षण कोण है वो कैसे बराबर हो रहे हैं, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो झुका हुआ तल है, इसके बीच का कोण जो है, ये जो झुका हुआ तल है कितने डिग्री पर झुका हुआ है, ये अल्फा पर झुका हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि जो अल्फा है वो क्या है, अल्फा क्षैतिज तल से झुकाव कोण, या इसको हम अगर लिखना चाहें कि क्षैतिज से तल का झुकाव भी लिख सकते हैं। तो इसको सबसे सही यही रहेगा कि क्षैतिज से तल का झुकाव लिखें हम, क्षैतिज से तल का झुकाव। ठीक है, ये हमारा अल्फा है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कि विश्राम कोण जो है वो ये क्षैतिज से जो झुकाव है और जो घर्षण कोण है उसके बराबर होता है। तो समतल का झुकाव और घर्षण कोण बराबर होता है। इसको हम कैसे गणितीय रूप में लिखेंगे, इसको समझते हैं सबसे पहले। तो समतल का, इसको हम अगर यहाँ पे लिखना चाहें कि समतल का झुकाव बराबर होगा घर्षण कोण के। तो ये कैसे होगा, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो ये भार है पिंड का W, वो यहाँ पे झुकाव के कारण कुछ झुक करके लग रहा है। तो यहाँ पे हम इसका जो देखेंगे कि कितने डिग्री पर ये झुका हुआ है। तो यहाँ पे जब हम इसको कुछ इस तरीके से बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कोण ये अल्फा बनेगा। ठीक है, तो जब ये कोण अल्फा है तो अब यहाँ पे आप वियोजन वाला जो आपने पढ़ा होगा, तो वियोजन का जो सूत्र है वो यहाँ पर प्रयोग में लाया जाएगा। अब देखिए, जैसे कि ये जो W है और यहाँ समतल से अल्फा कोण के साथ जुड़ा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे W cos अल्फा। और इसको जब हम
इसके इस तरीके से जब वियोजित करेंगे तो ये होगा W साइन अल्फा। ठीक है, तो जिसके साथ कोण बनाता है उसके साथ हम कॉस रखते हैं और जिसके साथ कोण नहीं बनाता है उसके साथ हम रखते हैं साइन। इस तरीके से हमने इस बल W को वियोजित किया है। अब जब हम इसको वियोजित कर लेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो समतल के सापेक्ष जब हम वियोजन करेंगे तो यहाँ पे जो ये वाला बल है, देखिए आपको मार्कर की सहायता से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये W साइन अल्फा, और यहाँ पे इसके विपरीत जो ये बल है जिसे हम घर्षण बल कह रहे हैं या चरम घर्षण बल कह रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं। इसलिए इसको जब हम वियोजन में देखेंगे तो इसको कैसे यहाँ पे नोट करेंगे कि समतल के सापेक्ष वियोजन करने पर क्या होगा, W साइन अल्फा बराबर घर्षण बल। इसको हम समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। अब जब हम अभिलंब के सापेक्ष देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये अभिलंब हमारा जो ये हो गया R ऊपर की तरफ लग रहा है और नीचे की तरफ हम यहाँ पर ये देख रहे हैं W cos अल्फा है। तो यहाँ पे अगर इसको हम नोट करना चाहेंगे तो लिखेंगे कि अभिलंब के सापेक्ष वियोजन करने पर ये हमारा होगा R बराबर W cos अल्फा। इसको हम समीकरण नंबर 2 से डिनोट कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो समीकरण 1 है और जो समीकरण 2 है, यहाँ पे हम चीज़ों को लेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे। तो जब हम भाग देंगे तो क्या हमें मिलेगा, ये हो जाएगा W साइन अल्फा बटा में, इससे भाग देंगे तो ये हो गया W cos अल्फा, और ये ऊपर F और नीचे R। तो यहाँ पे W से W कट गया तो साइन अल्फा बटा cos अल्फा को हम लिख सकते हैं tan अल्फा, और ये हो गया F बाई R। इसको हम समीकरण नंबर 3 के नाम से डिनोट कर देंगे। अब चूंकि देखिए हमने आपको पहले बताया हुआ है कि जो tan अल्फा है वो किसके बराबर होता है। देखिए हम आपको वहाँ पे ले चल रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि हमने फाई लिया था तो सॉरी, चूंकि tan फाई बराबर F बाई R होता है तो इसको हम यहाँ पर लेंगे और लिखेंगे कि चूंकि tan फाई बराबर F बाई R, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये और ये बराबर है तो ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो tan फाई इक्वल टू tan अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे tan बराबर है तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर फाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने परिभाषा में देखा था वो क्या था कि समतल का जो झुकाव है वो झुकाव और जो घर्षण कोण है वो दोनों बराबर होते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से हमें मिल गया। तो यहाँ पे जो हमने फाई लिया था वो क्या था, हमारा घर्षण कोण, और ये जो अल्फा है ये क्या है, झुकाव है समतल का। तो ये दोनों हैं ये बराबर हो गए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये चीज़ देखा। तो विश्राम कोण को अगर हमें परिभाषित करना होगा तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे, और ये वाला जो चित्र है झुकाव वाला, इस चित्र को बना करके अगर हम डेफिनेशन को लिखते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर उसके साथ साथ अगर आपको ये आप जो हमने अभी आपको प्रूव कराया है अगर ये भी आप बताते हैं वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वो अगर कह रहा है कि आप केवल परिभाषित करें तो परिभाषा ही लिखिए वहाँ।